गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी बोर्ड्स की भी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में भाई मजा आने वाला है। आज बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस लेकर आया हूं। और कंफर्म है भाई, इस चैप्टर से 10 मार्क्स तक ये चैप्टर कैप्चर करता है। 10 मार्क्स तक का वेटेज इस चैप्टर का है। तो आज हम इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट कंसेप्ट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में जो सबसे पहला कंसेप्ट आता है वो आता है सर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूं भाई कि मेरे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो आप कहोगे एक ऐसी प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट और बैक्टीरिया क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं भाई किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। किसकी प्रेजेंस में करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है भाई, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है भाई, एक क्वेश्चन आना ही आना है इस टॉपिक से। या तो आपसे पूछ लेगा कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, या पूछ लिया जाएगा किसकी प्रेजेंस में होता है। तो ये सारी चीजें याद रखना, या प्रोसेस का नाम पूछ लेंगे, क्या प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है फोटोसिंथेसिस होती क्या है। तो इसकी एक जनरल रिएक्शन कई बार एग्जाम ने पूछी है कि रिएक्शन लिखो और उसको बैलेंस करो। तो रिएक्शन क्या होती है, 6 मॉलिक्यूल चाहिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड के, उसमें 6 मॉलिक्यूल आप वाटर ऐड करोगे और किसकी ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस कहलाती है। और भाई ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ना, ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है, क्लोरोफिल। ठीक है। दूसरी चीज किसके साथ होती है, सनलाइट के साथ, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। क्लियर होगी बात। और आपको कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या मिलेगा यहाँ पर, ग्लूकोज। और वेस्ट के रूप में जो प्लांट वेस्ट होता है, वो गैसियस वेस्ट, वो क्या है, ऑक्सीजन। अच्छा, जो ग्लूकोज यूज नहीं हो पाता उसको किस फॉर्म में प्लांट स्टोर कर लेता है, स्टार्च की फॉर्म में। ये भी याद रखना, ये भी काफी बार पूछा गया है कि अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट को प्लांट किस फॉर्म में स्टोर करता है। तो भाई मेरे क्या आंसर लगाओगे आप, स्टार्च लगाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है। नेक्स्ट कंसेप्ट है भाई कि फोटोसिंथेसिस को सर मैं डिफाइन कैसे करूंगा। तो भाई देखो, फोटोसिंथेसिस को अगर डेफिनेशन में आ जाए तो फोटोसिंथेसिस क्या है सर, वो प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाते हैं, जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके, किसकी, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। क्लियर हो रही है बात। आई होप ये वाला कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे कंसेप्ट आता है कि अब इसमें एक कंसेप्ट आता है स्टोमेटा पर। स्टोमेटा पर आता ही आता है, प्लांट में स्टोमेटा पर एक क्वेश्चन आता ही आता है कि स्टोमेटा ओपन और स्टोमेटा क्लोज्ड पर। तो देखो स्टोमेटा इन प्लांट में, देखो एक चीज याद रख लेना कि इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम अच्छे से भाई प्रैक्टिस कर लेना, ये आने के चांस है इस बार। ठीक है। अब इसमें एक कंसेप्ट आता है कि गार्ड सेल क्या होती है, गार्ड सेल का क्या काम होता है। तो पहले तो फंक्शन समझ लो, स्टोमेटा क्या क्या फंक्शन है। जैसे एग्जाम में अगर 2 नंबर में आ जाए कि राइट एनी टू फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, तो क्या होगा, एक हो गया सर, जैसे स्टोमेटा में होगा क्या कि अब जो गैसियस वेस्ट है वो बॉडी, जैसे हमारे क्या होता है, जैसे जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसमें गैसियस वेस्ट को नोज के थ्रू एक्सक्रिएट आउट कर दिया जाता है। क्लियर होगी बात। तो इनमें स्टोमेटा के थ्रू एक्सक्रिएट आउट कर दिया जाता है, और इंटेक भी स्टोमेटा के थ्रू होता है। कौन सी गैस इंटेक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक में आती है, और आउटटेक यानी एक्सक्रिएट कौन होती है, ऑक्सीजन। चलो भाई, एक तो काम यही हो गया सर, ये क्या करता है, डिफ्यूजन की प्रोसेस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करता है। दूसरा दूसरा स्टोमेटा का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है भाई, वो क्या है, ट्रांसपीरेशन है। क्या है मेरे भाई, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का लॉस किया जाता है। जब पानी बहुत ज्यादा हो जाए प्लांट के अंदर, तो आप देखते हो सर्दियों में पत्तियों के ऊपर पानी आ जाता है ना ओस की फॉर्म में, तो लीफ के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, ये ट्रांसपीरेशन की वजह से होता है। गर्मियों में एवापोरेट हो जाते हैं, लेकिन सर्दियों में या फिर नॉर्मल ह्यूमिडिटी वाले एरिया में, जहां पर टेम्परेचर डाउन रहता है, जहां एवापोरेशन जल्दी नहीं हो पाता, वहां पर आप देखोगे पत्तों के ऊपर ओस टाइप की आपको मिलेगी, वो ट्रांसपीरेशन वाटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है कि भाई गार्ड सेल जो होती है, गार्ड सेल क्या होती है, अभी मैंने बताया जो स्टोमेटा में गार्ड करती हैं, वो गार्ड सेल का काम क्या है। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि गार्ड सेल का यूज क्या है। तो देखो गार्ड सेल होते क्या है, ये देखो गार्ड सेल जब स्टोमेटा का क्लोज करना होता है तब काम आती है, या तो स्टोमेटा को ओपन करना है तब भी काम आएगी। मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग किसके अंडर में है, स्टोमेटा की, गार्ड सेल के अंदर में। दूसरा, अगर सर क्लोज्ड स्टोमेटा होता है तो कब होगा, जब गार्ड सेल से पानी बाहर फ्लो आउट हो जाएगा, मतलब वाटर जब क्या हो जाए, फ्लो आउट हो जाए। इस पर प्रीवियस ईयर भी है भाई, ये वाले टॉपिक पर, तो इसके कंसेप्ट अच्छे से कर लेना कि वाटर अगर फ्लो आउट हो रहा है तो स्टोमेटल पोर क्लोज्ड है या ओपन है। दूसरा, अगर ओपन स्टोमेटल पोर है तो क्या होगा, तो सर वाटर फ्लो इनटू द गार्ड सेल होगा। क्या क्या ये सही है, वाटर फ्लो इनटू द गार्ड सेल होगा।
चलिए आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट कंसेप्ट है, अगर गार्ड सेल जब वाटर फ्लो आउट होता है तो गार्ड सेल क्या होती है, श्रिंक होती है, गार्ड सेल क्या होंगी, श्रिंक होंगी। नेक्स्ट, अगर गार्ड सेल स्वेल हो रही है तो मतलब वाटर फ्लो ओपन हो रहा है, स्टोमेटा, क्लियर होगी बात। इसका मतलब स्टोमेटल पोर अगर श्रिंक हो रहा है तो स्टोमेटल पोर क्या है, क्लोज्ड है। और अगर भाई गार्ड सेल जो है वो अगर स्वेल कर रही है तो स्टोमेटल कैसा है, स्टोमेटल पोर कैसा है, ओपन है, क्लियर होगी बात, इतना समझ में आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आता है यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, 2 मार्क्स कैप्चर करता है ये वाला टॉपिक, क्या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा वगैरह के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो देखो अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन के मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में होलोजोइक न्यूट्रिशन अगर हो रहा है तो अमीबा भी एक होलोजोइक न्यूट्रिशन है, क्योंकि वो खुद से तो फूड बनाता नहीं है। होलोजोइक न्यूट्रिशन 5 स्टेप में होता है, पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा होता है भाई एसिमिलेशन और पांचवा होता है इजेशन। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो अमीबा है, ये जो अमीबा है, अमीबा ने देखा यहाँ फूड पार्टिकल था तो इसने क्या करेगा, ये सूडोपोडिया को एक्सपेंड करेगा। ये क्या करेगा, अपने सूडोपोडिया मतलब जो इसके नॉन डिजाइन या फिर नॉन लीनियर जो साइड्स है उनको एक्सपेंड करेगा और इसको घेरने की कोशिश करेगा। फिर इसको फूड पार्टिकल को फूड वैक्यूल के अंदर ले आएगा। अब जैसे फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल के अंदर आएगा इस पर एंजाइम एक्ट करना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब इस पर क्या एक्टिवेट कर देगा, ये एंजाइम। अब एंजाइम जो एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, डाइजेशन। फिर उसके बाद डाइजेस्टेड मटेरियल को ये एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने का वेस्ट को बाहर निकालने की प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, एसिमिलेशन स्टार्ट होगा। आफ्टर दैट इजेशन, जो वेस्ट पार्टिकल था उसको बॉडी से बाहर कर देगा। ये प्रोसेस कहलाती है न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये पूरी प्रोसेस क्या है, न्यूट्रिशन इन अमीबा को ये इमेज यानी ये जो डायग्राम है इसका, इसका डायग्राम भाई बोर्ड में कई बार पूछा गया है काफी, कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, क्लियर होगी बात। चलो अब बात करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। तो देखो ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेशन के कुछ स्टेप्स हैं, सेम वही, जैसे सबसे पहले आपने फूड को माउथ में ले गए, माउथ में जब फूड ले जाओगे टीथ क्या करेगा, उस फूड को ब्रेक डाउन करेगा और सलाइवा में जो एंजाइम्स हैं उनके साथ मिक्स होने लगेंगे फूड। उसके बाद ईसोफेगस से पार्शियली जो फूड है वो ईसोफेगस से होते हुए कहाँ जाएगा, स्टमक में। स्टमक में जाने के बाद डाइजेस्टिव जूस, जो ये स्टमक है इसके अंदर HCl, पेप्सिन, ये सब एक्टिवेट होंगे, म्यूकस वगैरह, और उसका डाइजेशन करेंगे। उसके बाद कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इस पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका कंप्लीट डाइजेशन होगा। आफ्टर दैट एसिमिलेशन होगा, जो फूड का एब्जॉर्ब फूड मटेरियल है उसका एसिमिलेशन होगा और एब्जॉर्प्शन होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। किसका एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर और वेस्ट जनरेटेड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के जरिए एक्सक्रिएट आउट हो जाएगा, क्लियर होगी, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद एनल स्पिंचर से होते हुए बाहर निकल जाए। तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आता है माउथ। माउथ के अंदर देखो क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो पहला चीज तो ये है सर, ये आपके बॉडी का ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, जो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा ह्यूमन बॉडी का, उसका ओपनिंग पोर्शन कहां से स्टार्ट होता है सर, माउथ से होता है। सेकंड, जो बक्कल कैविटी है उसके अंदर टीथ और टंग आ गए, ठीक है। द सेट ऑफ टीथ हेल्प इन ब्रेक डाउन द फूड, आपको चबाने में और ब्रेक डाउन करने में कौन हेल्प करेगा, टीथ हेल्प करेंगे। टीथ के टाइप याद कर लेना, ह्यूमंस के अंदर कितने टाइप के टीथ होते हैं, 4 टाइप के, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, क्लियर होगी बात। जो टंग होती है वो एक तो टेस्ट में काम आ रही है सर, और दूसरा फूड को स्वेलो करने में काम आ रही है, निगलने में हेल्प कर रही है। नेक्स्ट भाई क्या है, नेक्स्ट है जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो बक्कल कैविटी में ही होती हैं, और ये क्या रिलीज करती है भाई, सलाइवा को रिलीज करती हैं, जिसमें जैसे सलाइवरी अमाइलेज हो गया, एक एंजाइम होता है सलाइवा में जो क्या कर रहा है, अच्छा फूड जो हम इनटेक कर रहे हैं वो फूड इनटेक कर रहे हैं हम प्लांट, मान लेते हैं हम प्लांट फूड को इनटेक कर रहे हैं। अब प्लांट ने स्टोर किया था किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, मतलब एक पॉलीगोसैकेराइड बोल सकते हो आप हायर लेवल में, या फिर यूं बोला जाए कि एक इजिली डाइजेस्टेबल नहीं है, तो इसको ब्रेक डाउन कर देता है आपका स्टार्च को, किसमें, माल्टोज में। कौन, एंजाइम, उसका नाम क्या है, सलाइवरी अमाइलेज। कौन, किसके अंदर होता है, सलाइवा में होता है, लार में, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं। फिर सेकंड जो आपका ऑर्गन है वो है ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है, जो ये ट्यूब होती है जिससे फूड जो है आपके स्टमक तक जाता है, ये जो नली होती है, खाने पाचन नली जो होती है, ये कहलाती है ईसोफेगस। अब ईसोफेगस का एक मस्कुलर ट्यूब है और इसका कोई खास रोल नहीं है डाइजेशन के अंदर, लेकिन ये पुश डाउन कर देती है किसको, फूड को, एक मूवमेंट के द्वारा। यहां से 1 नंबर में एमसीक्यू बन सकता है, क्लियर होगी बात। एमसीक्यू में फंस सकता है ये क्वेश्चन कि क्या मूवमेंट होती है इसोफेगस के अंदर, तो भाई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। कैसी होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। ये मूवमेंट याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, 1 नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है यहाँ से कि इसोफेगस के अंदर भाई कौन सी मूवमेंट हो रही है, तो इसोफेगस के अंदर सर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आपका थर्ड डाइजेस्टिव ऑर्गन आता है स्टमक। क्या आता है, स्टमक। अब स्टमक में क्या होता है, पहली चीज तो याद रखना, थिन बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, थिन वॉल्ड होती है, वो सॉरी थिक वॉल्ड होती है, काफी
मोटी परत होती है इसकी। दूसरा इनर लाइनिंग जो होती है स्टमक की वो क्या रिलीज करती है, म्यूकस को रिलीज करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, डाइजेस्टिव जूस में क्या, पेप्सिन को, याद रखेंगे पेप्सिन एक एंजाइम है। क्लियर होगी बात। जो एंजाइम है जिसे आप पेप्सिन बोल रहे हो, ये गैस्ट्रिक जूस है, ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स को। क्लियर हो गया। जो म्यूकस सिक्रेट किया है स्टमक ने वो क्या करेगा, एचसीएल रिलीज। अब देखो ये पूरी प्रोसेस क्या है, पूरी प्रोसेस को समझना। एक मिनट पहले एक्टिवेट, जैसे देखो ये आपका स्टमक हो गया। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर एक वॉल्व होता है कॉल्ड लोअर इसोफेगल स्पिंचर, ठीक है। अब ये यहां से जब फूड अंदर स्टमक में आएगा, या ये मान लो तो यहाँ पर फूड आया, ये फूड है, तो ये फूड आएगा, तो फूड के अंदर जैसे फूड एंटर होगा, इसको ऊपर कौन किसका स्प्रे होगा, एक तरीके से स्प्रे समझ लो, स्प्रे होगा जैसे मान लो किसका, एचसीएल का। अब एचसीएल यहाँ पर क्यों रिलीज हो रहा है, दो काम के, दो पर्पस है उसके। पहला पर्पस क्या है सर, पहला पर्पस तो ये है कि जो बैक्टीरिया है फूड के अंदर, जो बैड बैक्टीरिया है, जो जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी को खराब कर सकते हैं, उसको किल कर देगा। दूसरा ये एक एंजाइम है पेप्सिन, पेप्सिन एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट होता है, तो ये पेप्सिन को एक्टिवेट कर देगा। क्लियर होगी बात। लेकिन एचसीएल एक एसिड है, तो ये स्किन को, जो स्टमक की स्किन है इनर लाइनिंग, उसको डैमेज कर देगा। डैमेज ना करे इसलिए म्यूकस रिलीज किया जाता है स्टमक के द्वारा, जो प्रोटेक्ट कर रहा है किसको, स्टमक को, फ्रॉम डैमेजिंग बाय एचसीएल। क्लियर होगी बात। इसमें कोई डाउट है क्या, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर पहले स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। अब बात आती है लीवर की। अरे इस लीवर की बात नहीं कर रहे, जॉनी लीवर साहब की बात नहीं कर रहे हम, इंसान के शरीर में प्रेजेंट लीवर की बात कर रहे हैं। अब जो लीवर होता है, अब लीवर के चार काम है, चार चीजें लीवर से पूछी जाती हैं। तो देखो क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहली चीज, जो लीवर होता है वो क्या सिक्रेट करता है, बाइल को सिक्रेट करता है, जिसे स्टोर कहाँ किया जाता है, गॉल ब्लैडर में। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बाइल जूस को रिलीज कौन करता है, बाइल जूस को रिलीज तो भैया लीवर ही करता है, लेकिन स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। क्लियर हो गए। बाइल करता क्या है, ये इमल्सिफाइड करता है फैट को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में, मतलब एक तरीके से बोल जाए बड़ी फैट की यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर देगा, और इसी प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अगर इमल्सिफिकेशन आ जाए तो समझ लेना इमल्सिफिकेशन कौन सी प्रोसेस है, जिसमें फैट को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। दूसरा है लाइपेज। लाइपेज एक एंजाइम है जो इसी इमल्सिफाइड फैट पर काम करेगा और ब्रेक डाउन कर देगा ग्लाइसिरॉल और फैटी एसिड में। ये लाइपेज जो है ना, ये रिलीज किया जाता है पेनक्रियास के द्वारा। क्लियर हो, लीवर इसको रिलीज नहीं करता, कहीं आप लीवर लिख कर आ जाओ, रिलीज तो इसको पेनक्रियास करेगा, लेकिन ये लाइपेज ही इस स्मॉलर ग्लोब्यूल्स वाले फैट पर काम करेगा। क्लियर होगी बात। बाइल का एक और काम होता है, देखो बाइल जूस जो होता है, अब यहां से जो फूड आएगा, जो स्टमक से होते हुए फूड आ रहा है, स्टमक से होते हुए जो फूड आएगा भाई, वो एसिडिक होगा कि नहीं होगा, उस एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज करेगा कौन, बाइल। क्योंकि बाइल का नेचर कैसा होता है, बाइल का सर नेचर होता है बेसिक, बाइल कैसे नेचर का होता है, बेसिक, तो ये उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। क्लियर होगी बात, ये भी याद रखना। तो दो मेन काम है, पहला बाइल जूस क्या करता है, फैट को इमल्सिफाइड करता है। दूसरा क्या है सर, जो एसिडिक फूड आ रहा है, जो स्टमक से होते हुए फूड एसिडिक नेचर का आ रहा है, उसको ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। क्लियर होगी बात। चले आगे बढ़े। अगला है भाई पेनक्रियाज। अगला क्या है सर, पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज क्या होता है, देखो पेनक्रियाज कुछ एंजाइम सिक्रेट करेगा, जैसे ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। क्लियर हो गई बात। ये तीन एंजाइम्स के नाम याद रखेंगे। जो ट्रिप्सिन होता है वो सर स्मॉलर पेप्टाइड और अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देगा किसको, प्रोटीन्स को। अब जरूरी तो नहीं है प्रोटीन का कंप्लीटली डाइजेशन आपके स्टमक में ही हो गया हो, तो जो प्रोटीन बच जाता है उसका डाइजेशन कहां हो जाता है, पेनक्रियाज के द्वारा हो जाता है। क्लियर हो गई बात। किसमें, स्मॉलर पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है। नेक्स्ट, जो लाइपेज होता है वो इमल्सिफाइड फैट जो भी बताया था उसको ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ब्रेक डाउन कर दिया। नेक्स्ट, जो ये स्ट्रक्चर याद कर लेना, पेनक्रियाज के डायग्राम पढ़ लेना, डायग्राम आ जाता है कई बार। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट कॉल्ड स्मॉलर इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत है, इसका क्या क्या रोल है। देखो पहली चीज तो आप ये याद रखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन के टोटल तीन पार्ट होते हैं, तीन पार्ट में होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहला ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, फिर आता है जेजुनम, और फिर लास्ट में आता है इलम। क्लियर हो गई बात, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलम। आगे बढ़ते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का भी सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, लगभग 20 फीट लंबी होती है। कितनी होती है ह्यूमंस के अंदर, लगभग लगभग 20 फीट की होती है। नेक्स्ट,
जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये फोल्डेड होती है। जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो ये ऐसी रहेगी, फोल्डेड रहेगी इस तरीके से। क्लियर होगी बात? जो कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेती है, कॉल्ड विलाई। इन्हीं को क्या कहा जाता है? विलाई कहा जाता है। क्लियर होगी बात? विलाई कहते हैं इसको। जो विलाई होती है वो क्यों है? क्योंकि ये सरफेस एरिया बढ़ा देगी, ताकि जो एब्जॉर्ब फूड, जो डाइजेस्टेड फूड हो, उसको आसानी से क्या किया जा सके भाई? एब्जॉर्ब किया जा सके। नेक्स्ट, तो डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट कहां होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। याद रखना, डाइजेशन कंप्लीटली कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, और एब्जॉर्प्शन भी कहां स्टार्ट हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कौन करता है? तो सर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक फोल्डेड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे कहा जाता है विलाई, वो करते हैं। क्लियर होगी बात? द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट पहले मैं इस इनको इरेज कर दूं। एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए, कि जो कार्बोहाइड्रेट हमने इंटेक किया, उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लूकोज। याद रखना। ऐसी फैट का एंड प्रोडक्ट फैटी एसिड और ग्लाइसिरोल होता है, और प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट कौन होता है? अमीनो एसिड्स होते हैं। इनको कन्वर्ट करने वाले एंजाइम्स के नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे एक माल्टोज, माल्टोज में कौन कन्वर्ट करता है? सलाइवरी अमाइलेज। और जो नॉर्मल अमाइलेज होता है, वो कंप्लीटली उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। फैट को फैटी एसिड में कौन करता है? लाइपेज करता है। और प्रोटीन को ट्रिप्सिन और पेप्सिन करते हैं। ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये। ठीक है। फिर आता है हमारे बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गनों में से एक, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। अब बड़ी आंत के भी तीन पार्ट होते हैं, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, और डिसेंडिंग कॉलम, या फिर उस डिसेंडिंग कॉलम के बाद आता है एक सिग्मोइड कॉलम। ठीक है। फिर इसी में एक पार्ट होता है अपेंडिक्स, एक होता है रेक्टम। क्लियर होगी बात? लेकिन आपको मेनली जो याद रखना है, वो एक तो रेक्टम याद होना चाहिए, असेंडिंग कॉलम के बारे में पढ़ लेना, और डिसेंडिंग कॉलम पढ़ना नहीं है, बस नाम याद कर लेना, ताकि जब डायग्राम बनाओ तो रिप्रेजेंटेशन कर सको। नेक्स्ट, सबसे पहला कि लार्ज इंटेस्टाइन किसी डाइजेशन में इन्वॉल्व होती है? बिल्कुल नहीं होती। कोई भी डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है। सिर्फ यहाँ पर क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी कंप्लीटली हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर जो मेन काम है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो है वाटर को और रिमेनिंग इनडाइजेस्टेबल फूड को अलग अलग करना, वाटर को एब्जॉर्ब करना, और जो अनडाइजेस्टेबल फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसको सॉलिड स्टूल में कन्वर्ट कर देना। इसी प्रोसेस को, सॉरी, इसी वेस्ट को बॉडी के बाहर करना। किसका, कहां से बाहर कर देते हैं? एनएस के थ्रू। और एनएस के पास अब ऐसा यहाँ पे वॉल्व लगा होता है, एक वॉल्व होता है, जो आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि हाँ भाई, अब टाइम आ गया, खाली करो। ठीक है, अब टाइम है, बॉडी के बाहर करो इस वेस्ट को। तो उसका नाम होता है एनल स्पिंचर। याद रखेंगे, एनल स्पिंचर। याद रख लेना, बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि विच वॉल्व, या फिर कौन सा ऐसा चीज है जो वेस्ट को रेक्टम के अंदर रोक के रखता है, या फिर बाहर करने में हेल्प करता है, वो क्या है? एनल स्पिंचर है। याद रखेंगे ये चीज। आगे बढ़े, चलो। ये तो हमने पढ़ा है। ये आज के क्योंकि लेंथ ही ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं इसके दो पार्ट बनाऊंगा। यहां से 5 मार्क्स तक का आ जाएगा, जितना आज हमने पढ़ा है ना, 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे, बिल्कुल कंफर्म, गारंटेड। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जहां से जो क्वेश्चन फंसने के चांस है, उनको और कर लेते हैं फटाफट। लेट्स प्रैक्टिस। सबसे पहला क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन फूड टेक प्लेस कहां पर होता है भैया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सबको पता है ज्यादातर डाइजेशन कहां हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। नेक्स्ट, स्टेट द रोल प्लेड बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। एंजाइम ट्रिप्सिन का रोल क्या है? सर ये जो है प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगा? प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। और लाइपेज का काम क्या है? ये इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफाइड बाइल ने कर दिया था फैट को, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा सर? फैटी एसिड में। किस में कन्वर्ट कर देगा? फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर होगी बात? ये वाले कोई डाउट है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। लिस्ट द टू फंक्शन ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द स्मॉलर इंटेस्टाइन। पहला एब्जॉर्प्शन, पहला तो एब्जॉर्प्शन है। दूसरा क्या है कि जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, वो क्या कर देती हैं? सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं, ताकि ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स को कैप्चर किया जा सके। चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ नीट एंड वेल लेवल डायग्राम डिफरेंट। देखो ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। और अभी बताया था अमीबा में 5 स्टेप्स में होता है, 5 स्टेप्स के अंदर होता है क्या? डाइजेशन, जो पूरी प्रोसेस है न्यूट्रिशन की, वो 5 स्टेप है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रिएशन। इस पूरी स्ट्रक्चर को इसमें बनाना है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल जूस? अभी बताया बाइल जूस का क्या काम है। पहला तो सर ये न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिडिक नेचर जो फूड का है उसको किसमें, उसको न्यूट्रल कर देगा, बेस, क्योंकि बाइल जूस जो होता है बेसिक नेचर का होता है। दूसरा, ये जो फैट है उसको इमल्सिफाइड कर देगा, फैट को क्या कर देगा? इमल्सिफाइड कर देगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ नीट एंड वेल लेवल डायग्राम द डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा। सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, आई थिंक। क्लियर होगी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखो थोड़ा सपोर्ट करिए,
ठीक है, आपके हेल्प से हम 216 पर हो चुके हैं, 216 सब्सक्राइबर हो गए हैं। थैंक यू फॉर दैट। थोड़ा सा और सपोर्ट करिए, और ऐसे कंटेंट के लिए शेयर करते रहिए, अपने दोस्त को भी शेयर कर दो, और सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर देना, थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इसके पार्ट 2 में, उसमें भी 5 मार्क्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। ये क्वेश्चन जरूर कर लेना भाई, 100% गारंटेड है, इनमें से कोई एक दो क्वेश्चन जरूर फंसेंगे जो आपके 5 नंबर को कैरी करते होंगे। चलिए मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।